ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। सॉल्यूशन पूरी तरह से हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो वो भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वहां पर एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आपको करवा देंगे, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। ठीक है, कोरोजन को बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे। साथ में आपको जो 5 नंबर के लिए किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से उसकी थ्योरी को याद करना होता है, वो भी बता देंगे। ओके, तो थोड़ा सा सब्र रख लो, आप लोग करवा देंगे उसको। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल काइनेटिक्स। ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 बोल सकते हो, चैप्टर नंबर 3 बोल सकते हो। न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मतलब चैप्टर 1 हमारा सॉलिड स्टेट होता है, वो आप रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप उसको छोड़ देते हो तो ये चैप्टर नंबर 3 कहलाता है। ठीक है, तो कुछ बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, चैप्टर 4 बोल दो, चैप्टर 3 बोल दो, एक ही बात है। तो नाम में आप लोग ध्यान देंगे, केमिकल काइनेटिक्स इसका नाम है। बारीक से बारीक चीज आपको बताएंगे, केमिकल काइनेटिक्स इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे वेटेज के ऊपर। ठीक है, तो 2022 2023 बैचेस वालों के लिए इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का। उसके बाद यहां से जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखो समझाने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ के देख सकते हो, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ से 2 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो एक आएंगे। 3 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो एक आएगा। ठीक है, तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और साथ में 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी वेटेज की। ओके, ये बहुत जरूरी है एमपी बोर्ड में, ध्यान रखना आप सभी लोग। ये चीजें आपके लिए हम क्यों बनाते हैं बार बार, ताकि आपको समझ में आ सके, आप लोग स्मार्ट वर्क करना सीख जाओ। ठीक है, हार्ड वर्क तो आजकल सभी करते हैं, लेकिन आगे वो निकलता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जानता है। ओके, हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट को किस तरह से मेंटेन करना होता है वो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। ओके, चलिए, तो अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि काफी सारा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, वो फ्री में बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। रेट ऑफ रिएक्शंस एंड क्लासिफिकेशन, नंबर 1 टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्लासिफिकेशन से। उसके अलावा यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। ये जो टॉपिक है यहाँ से 2019 में 2019 में एक न्यूमेरिकल आया था, लेकिन काफी इजी आया था, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और कहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको बताएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ, ये भी 3 नंबर 2 नंबर के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के चलो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर 2 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग को डेरिवेशन करवाएंगे। ठीक है, हाफ लाइफ के लिए भी करवाएंगे, और फुल लाइफ के लिए भी करवाएंगे, और सब, और जो नॉर्मल डेरिवेशन होता है, जनरल डेरिवेशन होता है, वो भी आपको करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मोलिकुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको करवाएंगे, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरानियस इक्वेशन इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है बताएं, आपको बताएंगे भी आपको। थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स रहेगी उसको हमने इस टॉपिक के अंदर शामिल कर लिया है। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी जनरल बात। अब आपको बताते हैं अरहानियस इक्वेशन। अरहानियस इक्वेशन जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप लोग, यहां पर आपको हम करवाएंगे अरहानियस इक्वेशन। ओके, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आप लोग यहां पर देखिए जरा। ठीक है, 2012 में आया था, 2013 में आया था, 15 में आया था, 18 में आया था, और शायद ये क्वेश्चन 2000 जो 22 की एग्जाम हुई थी उसमें भी शायद ये आया था। कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग यहां से समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। अरहानियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, क्वेश्चन बैंक, साथ में 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, यहां से आपको नोट्स बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल संदेह करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, पढ़ाई करो मस्त तरीके से। ओके, ये रहेगा। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को भैया अच्छे से। ओके, तो आपको हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई, आपको इंट्रोडक्शन हमने पूरा दे दिया, क्या टॉपिक्स रहेंगे। अच्छा, एक और बात, जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट टाइम पर देख रहे हैं, एग्जाम के टाइम पर देख रहे हैं, वो यहाँ से क्या चाहते हैं, वो यहाँ से चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको वही बता देते हैं 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। ये 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड, ये 3 नंबर के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद एक और टॉपिक होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का सबसे मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। बाकी देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग इतना कर लोगे तो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, लेकिन आपको चैप्टर में सब कुछ करवाएंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, पहला हमारे क्वेश्चन यही आना चाहिए, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 6 तक कौन सी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जो कि कौन सी ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, जो किससे डील करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन की कितनी स्पीड होगी, कितनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस होती है काफी स्लो होती है। ठीक है, काफी स्लो होती है। उसी के साथ साथ आप लोग और देख लीजिए, पानी में अगर आप लोग शक्कर को घोलोगे तो क्या उसमें 1 साल लग जाएगा क्या, अरे थोड़ी ही देर में पानी में आराम से शक्कर घुल जाएगी। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यही होता है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स का आंसर हमें यहां से मिल जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। ओके, चलिए, तो इस तरह से मोशन मतलब चलना फिरना। तो यहाँ पर कौन चल रही फिर रही है, यहाँ पर रिएक्शन आगे पीछे हो रही है, मतलब रेट जो होता है, स्पीड जो होती है, उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से आप लोग रिएक्शन को कितने भागों में विभाजित कर सकते हो, तो 3 प्रकार से आप लोग इसे तोड़ सकते हो। सबसे स्लो रिएक्शन, उसके बाद सबसे फास्ट रिएक्शन, और एक आती है मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट आप लोग बोल दो, जो ज्यादा स्लो भी नहीं होती है, ज्यादा फास्ट भी नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे एक बार करके। वेरी स्लो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ज्यादा समय लगा देती है, उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत जल्दी हो जाती है, ओके, उसको हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि एवरेज टाइम पर होती है, ना तो वो ज्यादा फास्ट होती है, ना ही ज्यादा स्लो होती है। दिस रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर द केमिकल काइनेटिक्स, और इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो हमें ना तो स्लो रिएक्शन के बारे में जाना पढ़ना है, ना फास्ट के बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो भैया मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। ओके, तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो आप खुद सोचो ना यार, ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी तो क्या कर लेंगे हम लोग पता करके, पहले तो पता ही नहीं कर पाएंगे ज्यादा फास्ट होगी तो। ओके, उसके बाद स्लो रिएक्शन हो रही है, आराम से 1-1.5 साल लग रहा है उसमें, तो क्या करेंगे इतना स्लो रिएक्शन को जानकर। तो हम लोग जो रिएक्शन इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये तो बेसिक है। चलिए, आगे तैयारी करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, आगे हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको समझाते हैं एक एक करके। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप लोग अगर आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हो, तो जो उनमें चेंज आता है समय के रिस्पेक्ट में, उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है समय के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया समझ में, समझिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कंसंट्रेशन समझते हो आप लोग, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी एक तरह से। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी मतलब, ठीक है, मोलारिटी मतलब 1 लीटर के वॉल्यूम में
1 लीटर के वॉल्यूम में आप लोग कितना सारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप लोग कितना डिसॉल्व कर सकते हो 1 लीटर के पानी में, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की, और साथ में आप लोग पकड़ लो प्रोडक्ट को, तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसको आप लोग डिवाइड कर दो समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक और डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, एक और आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन की एक और डेफिनेशन है हमारे पास। एक और डेफिनेशन ये बोलती है, इट इज द रेट, इट इज, आप लोग यहां पर फोकस करेंगे, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे इस बात को, इस बात को आपको समझा। इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आप लोग, आपको एग्जांपल देते हैं तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर आपके पास पानी भरा हुआ है। ओके, उस 1 लीटर के पानी में आपने क्या करा, शक्कर को घोल दिया। शक्कर को आपने क्या करा, ठीक है, शुगर हम लोग लिख लेते हैं, शुगर को आपने क्या किया, इसमें घोल दिया, पानी में आपने मिला दिया। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके शक्कर, शक्कर पानी के साथ मिलकर चाशनी बन जाएगी। ठीक है, पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं, हमने शक्कर को मिलाया, एस मतलब शक्कर, पी मतलब पानी, शक्कर और पानी को मिलाया तो शक्कर का पानी बन गया, शक्कर पानी बन गया एक तरह से। ओके, तो जो शक्कर हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। और एसपी जो बना हमारे पास, ठीक है, शक्कर पानी जो बना हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो शक्कर थी हमारी, ठीक है, शक्कर के जो दाने थे, पार्टिकल्स थे, वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हमें दिखाई नहीं देंगे, उसको बोलते हैं डिसअपियर। तो इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। या फिर आप लोग अब आप लोग क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग इस तरह से बता सकते हो कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे 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 करके डिसअपियर हो जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो धीरे धीरे करके अपीयर होता है। एक डिसअपियर होगा तो एक अपीयर होगा, एक डिसअपियर होगा तो एक अपीयर होगा, यही तो फंडा बोलता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, दोनों प्रकार से आपको समझा दिया। ओके, अब आपको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो सिखा देते हैं। ओके, चलिए देखेंगे। तो आप लोग मैथमेटिकली किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपको सिखाते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, आप लोग यहां पर फोकस करेंगे। देखिए, यहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है, एक एक लाइन आपको समझाएंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में जान लो, फिर हम लोग प्रोडक्ट उसके बारे में जान लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बता सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट आर है, आर हमारे पास रिएक्टेंट है, तो वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे dt। ठीक है, आर हमारे पास रिएक्टेंट, अपॉन में आ जाएगा टाइम। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन हमारी यही तो बोलती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो बता रहा है चेंज को, कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, टाइम जो हमारे पास है धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी 9 बजी हुई है, शक्कर घुलते घुलते 9:30 बज जाएगी, तो ये क्या हो रहा है, टाइम चेंज हुआ, आधा घंटा हम लोग आगे पहुंच चुके। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं चेंज हो गया। ओके, तो माइनस डी आर बाई डी टी। अब ये माइनस क्यों लगाया उसको समझाते हैं आपको। देखिए, रिएक्टेंट के आगे हमें, जब हम लोग रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो डिसअपियर हो रहा है मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब भी कोई चीज डिसअपियर होता है तो हम लोग उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन हमने लिख रखी है आपके लिए, कि एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग ये मेंशन कर सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन। ओके, द नेगेटिव साइन इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आरओआर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, in terms of reactant does not mean that the rate is negative. It indicates that the concentration of the reactant decrease. It indicates that the concentration of the reactant is decreases. ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में कि हमारा जो
हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। इट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन जो शक्कर हमारे पास है वो जो हमें दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे नहीं दिखाई देगी, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। इसका मतलब कदापि ये नहीं होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव थोड़ी आएगा। ओके, तो आपको रिएक्टेंट समझा दिया डिसअपियरेंस के हिसाब से। अब हम लोग अपीयरेंस की बात करते हैं, धीरे धीरे करके हमें प्रोडक्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमें दिखाई देने लगेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर आपको पी लिख देना है, यहाँ पर पी लिख देना है प्रोडक्ट की बात करेंगे तो, और यहाँ पर से माइनस साइन हटा देना है क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप लोग अब डेफिनेशन पढ़ सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, देखो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होती है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कंसंट्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, पी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होता है, और अगर आप लोग इस तरह से बना देते हो तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पी। इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पी। इसका मतलब होता है पी, पी मतलब प्रोडक्ट। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो चीजें आपको समझानी थी सब समझा दिया आपने, रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया आपको क्या होता है, उसके बाद डिसअपियरेंस समझा दिया, अपीयरेंस समझा दिया। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, और आपके लिए दे रखा है हमने, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये चीजें हमने आपको और सिंप्लीफाई कर दी। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक बार वो बता देते हैं आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए प्लस बी मिलकर सी बना रहा है। ए प्लस बी मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है, सी बना रहा है। ठीक है, ए और बी मिले तो सी बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर को क्या लिख सकते हैं। देखो आर ओ आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर ओ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन ए अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें, क्यों लगाना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। आप लोग फिर इक्वल टू लगा दीजिए, या फिर आप बी के टर्म में बता दीजिए कि जो बी होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा, बी बाई डी टी। ठीक है, और आप लोग फिर से इक्वल टू लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सी है, जो सी क्या है हमारे पास यहाँ पर, सी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हमेशा आप लोग इस तरह से लिखते हो, डेल्टा डेल्टा सी बाई डी टी। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, रीजन इसका क्या है, रीजन इसका यही है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के आगे कभी भी नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो ये चीजें आपको समझा दी हमने। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर एक ग्राफ हमारे पास बना हुआ है कि जो रिएक्टेंट होता है वो समय के साथ साथ हमें डिसअपियर होता हुआ नजर आता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो हमें अपियर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, समय के साथ साथ। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, और ये सारी चीज हमने आपको बता दी। ठीक है, पढ़ सकते हो आप लोग, डेल्टा टी को आप लोग टी टू माइनस टी वन लिख सकते हो, डेल्टा आर को आर टू माइनस आर वन लिख सकते हो, डेल्टा पी को पी टू माइनस पी वन लिख सकते हो, क्योंकि चेंज को बता रहा ही है। ओके, चलिए, उसके बाद ये चीजें आपको क्लियर करवा दी हमने, अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ये वगैरह सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया। ये नोट्स हैं, जो आपको पसंद आ जाए वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सब आपको डेफिनेशन हमने बता दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, तो हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास N2 है। ठीक है, प्लस लगा हुआ है हमारे पास, प्लस लिखा हुआ है 3H2। 3H2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, वो भी 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स हमारे पास बना रहे हैं। ये कौन सी प्रोसेस होती है, आप लोग आगे पढ़ोगे, हैबर्स प्रोसेस होती है। लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आया करता था, तो लेकिन अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अपना जो चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें ये आया करता था। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी होती थी, इसको बोलते थे हैबर्स प्रोसेस। लेकिन अब वहां पर आप लोग नहीं पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले माइनस लगाओगे, डेल्टा डेल्टा लगाओगे सिंबल यहाँ पर, अंदर क्या लिखोगे, N2 को लिख दोगे, अपॉन में dt लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, डेल्टा का सिंबल लगाओगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे, H2 लिख दोगे, यहाँ से जो H2 लिखा हुआ ये लिख दोगे, अपॉन में dt लिख दोगे। अब आपको चीज क्या समझनी जरूरी है, यहाँ से ये हटा लेना, यहाँ से ये हटा लेना। अब आपको चीज समझनी जरूरी है कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो फटाफट समझा देते हैं आपको। देखिए, इतना समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ठीक है, लेकिन 1/3 क्यों आया, क्योंकि हमारा एक कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर आपके पास सामने कोफिशिएंट्स लगा हुआ, कोफिशिएंट लगा हुआ हो, इसको हम लोग आगे क्या बोलेंगे,
स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग आगे इसको बोलने वाले हैं। अभी आप लोग इतना समझो कि एक नंबर है जो कि आगे लगा हुआ है। तो अगर इस प्रकार का नंबर हमारे पास दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अपॉन में लिख देना है। ठीक है, ये कन्वेंशन हमारा बोलता है। तो बस ये कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, रीजन क्या है, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोगों के पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। ओके, तो ये हो गया, आपको समझा दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस ROR। ठीक है, ROR का मतलब आप लोग अभी जान लीजिए। ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग इसको ROR लिखने वाले हैं। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो वही होता है, बस इंस्टेंटेनियस लगा दिया। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस को समझ जाएं तो पूरी कहानी सेम है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो उसी समय पर हो जाए, इंस्टेंट। इंस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो उसी समय पर हो जाता है। ठीक है, उसी समय पर जो घटना घट जाती है उसी को हम लोग इंस्टेंट बोल देते हैं, इंस्टेंटली हो गया। ओके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओके भैया, कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो रही है एट वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। टाइम कितना लग रहा है, बिल्कुल बहुत 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 कम। ठीक है, ना के बराबर टाइम लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको किस तरह से लिखा जाता है आप लोग देख लीजिए। इसको लिखने का तरीका ये होता है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, लेट सपोज एक्स, यहाँ पर हमने एक्स मान लिया हमारी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे आपको डी लगा देना है, DX, और अपन में टाइम क्या आ जाएगा, DT आ जाएगा। क्योंकि जो छोटी चीजें होती है उसको हम लोग dy/dt से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख देते हैं। जिसके आगे डी लग जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब, अगर इसका आगे कुछ भी लिखा हुआ होगा, जैसे एक्स लिखा हुआ होगा, तो एक्स यहाँ पर बहुत छोटी चीज है। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये पढ़ रखा है उनको पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। अगर किसी चीज के आगे डी लग जाता है, जैसे यहाँ पर एक्स है, तो इसका मतलब है ये जो एक्स है यहाँ पर ये बहुत छोटी एंटिटी है। ओके, चलिए, तो dx/dt हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये होता है, ये लिखने का तरीका होता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वही है। यहाँ पर हमने लिख दिया है dx क्या है, यहाँ पर dt क्या है, वेरी स्मॉल पीरियड चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे यार हमने यहाँ पर तो लिखा नहीं वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब सेम ही होता है, आप खुद सोच के देखिए। अगर हमारे पास टाइम बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन भी ऑटोमेटिकली बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं है बताने की जरूरत। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको बता दो या फिर मत बताओ, आपके ऊपर है। लेकिन टाइम बताना जरूरी है, क्योंकि टाइम जरूरी है, एक ना एक चीज तो बतानी जरूरी है, और खासकर टाइम बताना जरूरी है। ओके, तो ये रहेगा। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कि जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, ठीक है, बाद में कमेंट करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो यार उन लोगों को हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। आप लोग काफी अच्छे स्टूडेंट हो जो कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन समझ ली। ठीक है, कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की, उसमें जो चेंज आ जाता है टाइम के हिसाब से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब जरा हमें ये बताइए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्शन मतलब स्पीड, जो भी रिएक्शन की स्पीड होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, ठीक है, बाइक चलाते हो, तो बाइक किसके ऊपर डिपेंड करती है, बाइक की स्पीड। तो आप लोग बहुत सारी चीजों को बता सकते हो। एक तो बाइक आपने कौन सी कंपनी की ले रखी है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है। उसके बाद आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी खराब तो नहीं है, नई गाड़ी है या नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अरे बहुत सारे फैक्टर है, आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से पता होगा इसके बारे में। ठीक है, गाड़ी का शौक आपको होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं हम तो बताते हैं आपको थोड़ा सा और इससे, ये एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो गाड़ी का एग्जाम्पल हमने लिया था उससे हम ये समझ रहे हैं कि गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड हो सकती है। ओके, चलाने वाला कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता भी है।
ओके, गाड़ी में रास्ते में रुकावट कैसी है, ठीक है, पता चले कि वह ब्रेकर लगे हुए हैं हर जगह पर, तो उसके ऊपर भी आपकी स्पीड डिपेंड कर सकती है। उसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये पांच चीजें जिसके ऊपर डिपेंड करती है। इसको ब्रीफली समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के चांसेस है, और हम नहीं चाहते कि यार हमारा एक नंबर भी कटे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाए यहाँ से। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और फालतू के हमारे नंबर कट जाए तो बुरा लगता है। ओके, तो बिल्कुल देखेंगे इसको। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड रेडिएशन। चलिए देखते हैं। और हाँ, एक और बात आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव की टेंशन आप लोग मत लिया करो। ऑब्जेक्टिव की तो हम लोग प्रिपरेशन वैसे ही करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक से, परीक्षा बोर्ड से। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए, तो बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आपको एक एग्जांपल देते तगड़ा सा, जिसको आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा ये वाला चीज। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास मान लीजिए एक कंटेनर है। ठीक है, दो कंटेनर है मान लीजिए आपके पास। ठीक है, दो कंटेनर है आपके पास। एक कंटेनर में आपने क्या भर रखा है, एक कंटेनर में आपने गर्म पानी भर रखा है। ठीक है, गर्म पानी भर रखा है, मान लीजिए ए वाला जो है उसमें गर्म पानी है, बी वाला है जिसमें ठंडा पानी है। अब आपसे बोले चलो आपके पास 1 किलो शक्कर है, चलो डालो दोनों में। दोनों में आपने डाला, और हाँ, पानी अमाउंट जो पानी का अमाउंट है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डाला दोनों को, शक्कर को आपने किस में डाला, दोनों सॉल्यूशन में डाला। तो बताओ पहले किस में घुलेगी, गर्म वाले में पहले घुलेगी, या फिर बी वाले में ज्यादा घुलेगी, जो ठंडा वाला है उसमें ज्यादा जल्दी घुलेगी। तो आप लोग क्या बोलोगे, गर्म वाले में जल्दी से घुल जाएगी हमारी शक्कर। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से जो शक्कर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तगड़ी तरीके से कौन तोड़ेगा, पानी तोड़ेगा। ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे अच्छी तरह से वहां से इंटरेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक बस का साउंड आ गया था। ओके, जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर काफी सारे ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं, तो वहां पर कभी सभी आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग मैनेज कर सकते हो। ओके, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉलिबिलिटी, मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। ओके, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आर ओ आर हमारा कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ये आपका जनरल नॉलेज की चीज है। ठीक है, इसको आप लोग एज अ जनरल नॉलेज आप लोग इसको ट्रीट करो। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आप लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हो, 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले मान लो आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने उसमें 10 डिग्री बढ़ा दिया, 50 डिग्री कर दिया। तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन थी वो कितने गुना बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। 2-3 गुना यहाँ से बढ़ सकती है, दो बढ़ सकती है, 3 गुना बढ़ सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, आपको 2-3 बार यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर में तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ओके, डिपेंड करता है वो भी, लेकिन एक जनरल हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ जनरली, तो 2 से 3 गुना ये बढ़ जाती है। उसके बाद कंसंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन की हम लोग बात करें तो आपको समझाते हैं कंसंट्रेशन में भी। ओके, तो कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, रेट रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या होता है हमारे पास, यही तो हमारा आर ओ आर होता है। तो अगर आप लोग कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो ऐसा बोला जाता है, वैसे ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, लेकिन हम लोग जनरली बात करें ज्यादातर क्या होता है, तो ज्यादातर यही होता है, अगर आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। ओके, ये जनरली बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझिए, यहां पर इसको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास शक्कर है, और आपके पास दो प्रकार की शक्कर है। एक शक्कर वो पार्टिकल वाली जो हमारे घरों में होती है, जिससे हम लोग चाय बनाते हैं। ठीक है, ये शक्कर, ये शक्कर हमारे पास है। ठीक है,
ये हमारी नॉर्मल शक्कर है। और ये हमारे पास पाउडर वाली शक्कर, पाउडर मतलब हमने शक्कर को पीस लिया है बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप लोग पानी में शक्कर को डालोगे, ए वाली को भी डालोगे और बी वाली को भी डालोगे, दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों में बराबर पानी है, तो बताओ कौन सी वाली पहले घुलेगी? एक हमारे पास पाउडर फॉर्म में है, एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में। तो बताओ कौन सी वाली पहले घुलेगी? तो आप लोग क्या बोलोगे, जो पाउडर वाली है वो जल्दी पानी में घुल जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जिसका पार्टिकल का साइज छोटा होता है, पार्टिकल का साइज छोटा होता है, उसके जो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी होती है। ओके। तो ये बात होती है कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके। रिएक्ट मोर रेपिडली। ओके, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होता है, इसको समझाते हैं आपको। तो भैया जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा, जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा, ठीक है, उतना ही हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। थोड़ा सा डायग्राम हम बना लें यहाँ पर छोटा सा। ठीक है। इस तरह से आप लोग देखेंगे। ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास छोटे 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 शक्कर के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े शक्कर के पार्टिकल्स हैं। एक काम करते हैं, बड़ा सा एक ही पार्टिकल बना लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा हमें। ओके। ये मान लीजिए एक शक्कर का दाना है बड़ा सा, और एक हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग इन दोनों को पानी में डालेंगे, तो ज्यादा कौन जल्दी घुलेगा? तो आप लोग बोलोगे जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, वो जल्दी घुल जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि इनके पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अभी देखो, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर की साइड है। ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो अंदर की साइड भरे हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पानी जो रहेगा, पानी जो रहेगा, पानी सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? पानी सबसे पहले इसकी सरफेस के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ 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 यहाँ। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर अंदर की साइड रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया एक्चुअल में यहाँ पर ज्यादा है, ध्यान रखना। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग एक बड़े से शक्कर के पार्टिकल को तोड़ देते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। अब ज्यादा जल्दी पानी उससे रिएक्शन कर सकता है, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देना। अगर आप लोग बड़ी चीज को तोड़ देते हो ना, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके। तो आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा आप लोग सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया और साइज में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि सरफेस एरिया तो इसका बड़ा होगा, नहीं। सरफेस एरिया इसका बड़ा होगा, सरफेस एरिया और साइज में अंतर होता है। इसका साइज भले ही बड़ा हो, लेकिन सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आया समझ में? ये चीज होती है। नहीं तो आप लोग ये मत समझ लेना कि सरफेस एरिया और बड़ा साइज बराबर ही होते हैं, नहीं, दोनों में अंतर होता है। उसके बाद बात करेंगे कैटलिस्ट की। ठीक है। तो कैटलिस्ट में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको नॉर्मली बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटलिस्ट? व्हाट इज कैटलिस्ट? तो भाई साहब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, मान लो ए प्लस बी, ये रिएक्शन आराम से चल रही थी, सी हमारे पास बन रहा था। कितनी देर में बन रहा था? मान लीजिए 25 मिनट में हमारे पास ये तैयार हो रहा था। ठीक है, 25 मिनट में हमारे पास ये तैयार हो रहा था। फिर से आपने ए और बी की रिएक्शन करवाई, ए और बी की रिएक्शन करवाई और सी बन गया। लेकिन इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने क्या किया, इसमें क्या किया आपने, कुछ केमिकल मिला दिया, कुछ केमिकल आपने मिला दिया, इसमें कुछ केमिकल आपने मिला दिया। ओके, अब ये रिएक्शन कितनी देर में होगी? सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आपने जो केमिकल इसमें मिलाया है उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे। और कंडीशन साथ में ये होनी चाहिए कि ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, ये जो हमने केमिकल मिलाया है, ये केमिकल इसमें डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, इसके साथ रिएक्शन मतलब रिएक्शन करेगा, लेकिन कंज्यूम नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। हमने अगर इसको 2 ग्राम डाला है, तो हमें रिएक्शन के बाद भी 2 ग्राम वैसा का वैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉइजन कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आता है रेडिएशन। देखो, यहाँ पर हम 5 पॉइंट करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो 3 पॉइंट लिख देना कोई से भी। ओके, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे करना जरूरी है। रेडिएशन, इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शन द लाइट कैन कैन स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, तो होता क्या है,
इसको समझाते हैं आपको, फिफ्थ पॉइंट को आपको समझाते हैं। तो होता क्या है, काफी सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फोटोसिंथेसिस ले लीजिए आप लोग। ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो सनलाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर? सनलाइट जो होगी वो इनको क्या दे रही है? उनको उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, सनलाइट इनके लिए जरूरी होती है। ओके, पेड़ पौधों के लिए। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी एक डिपेंडेंसी होती है। तो हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो जो रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से, तो हम उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल। ठीक है, फोटोकेमिकल का मतलब होता है जो सनलाइट के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, कुछ ना कुछ प्रकार से डिपेंड करती है। ओके, फोटोकेमिकल। तो इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शन द लाइट कैन स्पीड अप द रिएक्शन। यहाँ पर एक हमारे पास बहुत प्यारा एग्जांपल आता है, H2 + Cl2 = 2HCl। ओके, ये एग्जांपल आप याद कर लीजिए। ये किसका एग्जांपल है? रेडिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट हमें देनी होती है। H2 + Cl2, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी? सनलाइट देनी पड़ेगी, Hν देनी पड़ेगी। Hν का मतलब होता है, एक तरह से ये सनलाइट ही होती है हमारी। ओके, सनलाइट ही होती है। ठीक है, आपने सुना होगा E = Hµ। ठीक है, तो आप लोग इसको Hµ से रिप्रेजेंट करते हो, आप लोग आगे पढ़ोगे। जब आपको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब Hµ के बारे में और जानकारी दे देंगे। आपको फिजिक्स भी हमें पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स में भी ये आता है। ठीक है, हम लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, E = Hµ। ओके, तो आपको बता देंगे। अभी आप लोग ये समझो, इतने कंफ्यूज मत हो आप लोग। यहाँ पर आप लोग सनलाइट लेके चलो। सनलाइट सनलाइट लिख लो यहाँ पर। अगर आप लोग इस रिएक्शन को सनलाइट दोगे तब जाके हमारे पास HCl बनेगा। ओके, तो ये सारी चीज होती है। और हाँ, एक बात और, आप लोग ये चीजें नोट कर लिया करो। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो इसे। ओके, तो ये रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज आपको करवा दी हमने। बताइए कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? अगर आपको कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो अपना रिस्पॉन्स भी कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, तो करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें आप सभी लोग। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।